Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट योर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ आइदर जुलाई और अगस्त. प्लीज़ एडमिट कार्ड को लेकर टेंशन मत करिएगा बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि एडमिट कार्ड बिल्कुल टाइम से आ जाएंगे आपके. ठीक है. ऑल्सो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योर प्रिपरेशन. अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए. दैट इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड डू नॉट वरी अबाउट कैसा एग्जाम आएगा बिकॉज अगर आपने तैयारी अच्छी से करी हुई है यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम फॉर श्योर. ठीक है. तो आज जिस टॉपिक को हम एनालाइज करने वाले हैं, जिसका रिवीजन करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे होंगे बिकॉज द टॉपिक्स ऑफ ओबी, द टॉपिक्स ऑफ लीडरशिप, द टॉपिक्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज, दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड बहुत ही स्कोरिंग भी हैं बिकॉज हम इसको ग्रेजुएशन ट्वेल्थ में भी थोड़े से मोटिवेशन थ्योरीज हमने पढ़ी हुई है. सो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है. बट रिवीजन इज द की. अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इसके क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे. ठीक है. चलो, आई होप यू ऑल हैव जॉइंड मी. यस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. चलो, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. उस पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं. ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल ऐप. बहुत ही यूजर फ्रेंडली है. आई हैव ऑल्सो बीन यूजिंग दिस जब मैं और फैकल्टीज के सेशन देखता हूँ. ठीक है. सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और आप इसको मोबाइल पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. रास्ते में ट्रैवल करते समय यूज कर सकते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी. ठीक है. चलो, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा एंड कीप कॉमेंटिंग इन द चैट बॉक्स. आई एम सिटिंग आउट देयर रीडिंग योर आंसर्स. ठीक है. Okay, let's have a look at the first question. Which of the following is not a factor contributing to MBO program failure? MBO आपको पता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. बाय पीटर ड्रकर, जहां पे आप ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं. यू फर्स्ट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स बाय सिटिंग अप विद द एम्प्लॉइज. उनके साथ बैठ के आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अदरवाइज इन जनरल क्या होता है दोस्तों, कि जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक आपको टारगेट्स दे देता है, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव दे देता है एंड बाद में आपको प्रॉब्लम होती है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ चोजन स्ट्रैटेजी जिसमें आप डिस्कस करके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर रियलिस्टिक, इट बिकम्स अचीवेबल. ठीक है. नाउ दीज आर द ऑप्शंस. हमें बताना है कि नॉट अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ फेलियर. इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है एमबीओ के फेलियर के अंदर. ऑल्टरिंग गोल्स टू मीट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस. इजी गोल्स, बहुत आसान से गोल्स बना रखे हैं आपने. लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, यू डू नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट. लेट्स से आपको रिसोर्सेज चाहिए. सेटिंग ऑफ अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट टारगेट. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. आई थिंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू गिव द आंसर्स. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. नॉट अ फैक्टर पूछा, मतलब कौन सा फैक्टर है विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोग्राम फेलियर, जिसकी वजह से प्रोग्राम फेलियर नहीं होता है. ठीक है. तो देखिए, आसान गोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपसे डिस्कस करके बनाया जा रहा है तो आपने बिल्कुल ही आसान से गोल्स ले लिए, आसान से ऑब्जेक्टिव्स ले लिए. ठीक है. मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नहीं अचीव कर पाएंगे. और अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट गोल बना दिया. लेट से आपने बना लिया कि भाई अभी तक तो मैंने एग्जाम की तैयारी करी नहीं थी यूजीसी नेट की, बट अब मैं 10 दिन के अंदर तैयारी करूंगा और मैं 100% मार दूंगा. ठीक है. बहुत सारे लोग हो सकता है अचीव भी कर लें बट टेक्निकली फीजिबल नहीं है. ठीक है. फैंटास्टिक सर, स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चेंजेस के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना. लेट से आपने कोशिश किया था कि भाई मैं जेआरएफ क्रैक करूंगा. ठीक है. बट किसी वजह से, किसी फैमिली इशू की वजह से, फॉर एनी सर्कमस्टेंस यू हैव नॉट बीन एबल टू डेडिकेट टाइम. तो अब ये नहीं करना कि छोड़ देना है, पूरी कोशिश करनी है बट थोड़ा सा प्लान ऑर्डर करना पड़ता है. लेट से इस समय आप कहते हैं कि नहीं, एक काम करता हूं मैं, rather देन लुकिंग अप एट कि जेआरएफ क्लियर होगा कि नेट होगा, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूं एज मच एज पॉसिबल. लेट से नॉट थ्रू द बुक्स बट थ्रू लेट से वीडियो लेक्चर्स और थ्रू क्वेश्चंस प्रैक्टिस. ठीक है. तो बेसिकली ऑल्टर करना एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन मैनेजर्स कमिट एरर्स ऑफ ओवर ऑप्टिमिज्म. ओवर ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको कहता नहीं हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग फैंटेसी में डूबे होते हैं. यार हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई है. कई बार हम क्या करते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स लगाते हैं और उसके बेसिस पे डिटरमाइन कर लेते हैं कि यार तैयारी बहुत अच्छी है, पास्ट ईयर्स कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जेआरएफ क्लियर कर लेंगे. ये भूल जाते हैं कि जो लेवल ऑफ पेपर आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. ठीक है. इन इवैल्यूएटिंग मर्जर्स अपॉर्चुनिटी ड्यू टू एक्सेसिव प्राइड और एनिमल स्पिरिट इज टर्म्ड एज डैश. मतलब आपने एक ओवर ऑप्टिमिज्म बना रखा है कि भाई हम अगर मर्जर करेंगे तो हम पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या अचीव कर लेंगे. ठीक है. व्हाट इज दिस फिनोमिना नोन एज. ठीक है. इसको क्या कहते हैं, मैनेजरियलिज्म,
ठीक है, कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, यू आर इनटू द जोन ऑफ दैट यू आर अ वंडरफुल मैनेजर। सेकेंड, इन्फॉर्मेशन सिग्नलिंग, आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है जो सिग्नल कर रही है, जैसे कि आपने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अगर फाइनेंस में पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि वहां पे क्या होता है कि मार्केट के अंदर सिग्नल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी बाईबैक कर रही है, ठीक है, तो उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता कि भाई अगर कंपनी बाईबैक कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर कंपनी बोनस इशू कर रही है, इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी के पास लिक्विड कैश बहुत अच्छा है जिसको वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए ये एक नया एलिमेंट है आपके लिए, हब्रिस हाइपोथेसिस। हब्रिस हाइपोथेसिस एक कंसेप्ट है, प्लीज को ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम मर्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन में देखा हुआ है कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रही होती है तो उसके मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हम दूसरी कंपनी से, इट इज अ कंपैरेटिव असेसमेंट, यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज अ कंपैरेटिव असेसमेंट, जहां पे आप ये समझने की कोशिश करते हैं, ये बोलने की कोशिश करते हैं, रादर यू हैव दैट बिलीफ सिस्टम कि हम जो अभी करंट कंपनी है जिसको हम मर्ज कर रहे हैं, जिसके साथ मर्ज हो रहे हैं, उससे अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो यू आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ कंपैरेटिव एनालिसिस एंड आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि हम दूसरे वाली कंपनी के मैनेजमेंट से अच्छा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट हब्रिस हाइपोथेसिस ऑल अबाउट। लास्ट इज सिटिंग ऑन गोल्ड माइन। गोल्ड माइन कहते हैं कि भाई हम तो कुबेर के खजाने पे बैठे हैं, वी आर फीलिंग एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट इट, ठीक है। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस, लेट्स सी कौन इसका सही आंसर देता है। आई होप कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फैंटास्टिक, अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर फोर्थ एंड फोर्थ इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सिटिंग ऑन गोल्ड माइन सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग सिर्फ सिग्नल दे रहा है, मैनेजरिज्म, मैनेजर्स अपनी मैनेजिंग एबिलिटी को लेके खुश हो रहे हैं। हब्रिस हाइपोथेसिस इज मेकिंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द करंट कंपनीज मैनेजमेंट एंड द कंपनी व्हिच इज प्लानिंग टू टेक ओवर और मर्ज विद द अदर एंटरप्राइज, ठीक है। तो फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज डू नॉट लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है। जितनी भी थ्योरीज हैं उनके बेसिक कंसेप्ट्स इसने दी है, वो थ्योरी, व्हाट आर द अजम्पशंस, इन 3 एस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ, इज सिमिलर टू मास्लोज हायरार्की थ्योरी। थ्योरी X एंड Y आर सिमिलर टू ईच अदर। टू फैक्टर थ्योरी इज सिमिलर टू विक्टर ब्रूम थ्योरी। आई थिंक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है, यू ऑलरेडी नो द आंसर। लेट्स सी कितने लोगों ने अच्छे से थ्योरीज पढ़ ली है मोटिवेशन की, ठीक है। इज इट ओनली A, इज इट ओनली B, इज इट ओनली A एंड B, और इज इट A, B एंड C? देखिए ये तो पता है, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टू फैक्टर थ्योरी विक्टर ब्रूम की थ्योरी से तो सिमिलर हो नहीं सकती, बिकॉज विक्टर ब्रूम थ्योरी टॉक्स अबाउट बैलेंस थ्योरी। बट यस, आपको पता है कि जो ERG थ्योरी है वो मास्लो की थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स से रिलेट करती है, बिकॉज जब आप एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, यू टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जब आप रिलेटेडनेस के बारे में बात करते हैं तो आप सोशल और एस्टीम नीड्स के बारे में बात करते हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ नीड्स, यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। So therefore ERG theory is related to Maslow's need hierarchy theory and one is going to be the correct answer, ठीक है। Let me see, fantastic, काफी सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, I could see out there, ठीक है, fantastic। चलो let's move to the next question, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फैक्शन, एक तरफ सेटिस्फैक्शन है, तृप्ति जिसे आप कहते हैं, सेटिस्फाई होना कहते हैं, एंड परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस के बारे में लिंक किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल सजेस्ट दैट परफॉर्मेंस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब वही स्टूडेंट दे पाएगा मेरा जिसने एक्चुअली में मोटिवेशन थ्योरीज को अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टर्म्ड एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर सिर्फ रटन विद्या मारी होगी, सिर्फ रट लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन नहीं आता होगा आपको, बिकॉज यू हैव टू यूज योर माइंड देयर, अप्लाई करना है और ये देखना है कि यार ये कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। लेट्स सी कौन कर पाता है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, भाई देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जहाँ पे हर्जबर्ग ने अपने 2 फैक्टर्स बताए हैं, ठीक है, मोटिवेशन और हाइजीन, ठीक है। देन वी हैव एडम्स इक्विटी मॉडल, और इज इट पोर्टर्स लॉलर मॉडल, ठीक है। आई बिलीव कि आपने चारों मॉडल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। फोर्थ मॉडल मुझे लगता है कि शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ है, सो टिल द टाइम यू गाइज आर गिविंग द आंसर, दिस इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। टिल द टाइम यू गाइज आर गिविंग द आंसर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द पोर्टर एंड लॉलर मॉडल। थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट यू हैव अ ब्रॉड आइडिया। देखिए पोर्टर एंड लॉलर मोटिवेशन मॉडल की खास बात क्या है, ये पहली बात तो वैलेंस थ्योरी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। वैलेंस थ्योरी इज ऑल्सो अबाउट कंपैरिजन, ठीक है। विक्टर ब्रूम की जो वैलेंस थ्योरी है, जहां पे आप बेसिकली वैलेंस के बारे में बात करते थे कि भाई एफर्ट मारेंगे तो परफॉर्मेंस होगी, इंस्ट्रूमेंटालिटी का कंसेप्ट होगा, एंड फाइनली वैलेंस होगा जो आपका आउटकम होता था,
ठीक है। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू एक्सटेंड दैट मॉडल। यहाँ पे बस अंतर क्या है, इन्होंने ये कहा कि जब भी आप परफॉर्मेंस करते हैं, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग, जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं किसी तरीके से भी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे यू हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फॉर इंस्टेंस आज आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, आज आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खूब मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, यू आर डूइंग एवरीथिंग, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन बन जाती है। सम आर इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल आप लर्न कर रहे हैं या ग्रोइंग इन योर फील्ड, आपको लग रहा है कि हाँ यार हमें एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। सेकंड इज एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, तो बेसिकली वी विल बी एबल टू वर्क एज अ पीएचडी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से लिंक्ड है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे एलिमेंट क्या है, दैट बेस्ड ऑन एवरीथिंग, इन दोनों को अगर कल्मिनेट कर लिया जाए, दोनों को जोड़ लिया जाए, कोलैबोरेट कर लिया जाए, तो आपके दिमाग में परसीव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग का एक परसेप्शन बन रहा है कि यार जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, जितना हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस को आप एफर्ट के टर्म्स में समझ सकते हैं, ठीक है, शुड बी गिविंग अस सम काइंड ऑफ इक्विटेबल रिवॉर्ड, जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज क्या होती है, जब भी आप एफर्ट डालते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन योर परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, अपने माइंड में बिलीव बना लिया, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच माइट नॉट लिंक्ड टू योर परसेप्शन। परसेप्शन एक अलग चीज हो सकती है और एक्सपेक्टेशन एक अलग चीज हो सकती है। एक्सपेक्टेशन होती है जितना आप काम करते हैं, परसेप्शन अनरियलिस्टिक हो सकती है, दिमाग में आपने कुछ भी बना रखी है। So there are differences between the expected outcomes and the perceived outcomes. So finally आप क्या करते हैं, based on both of this, आप अपने expected outcomes को, expected rewards को कह लीजिए, that is the combination of this, इन दोनों को कंपेयर करते हैं अपने perceived equitable reward से, ठीक है, कि भाई हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार हमारा दोनों मैचअप हो गया, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही परसीव होकर हमें मिल गया है, देन यू आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है, तब आप सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव करते हैं, एल्स यू आर अनसेटिस्फाइड। एक छोटा सा रियलिस्टिक सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा है कि सर एफर्ट लगा रहे हैं, जेआरएफ तो होना ही होना चाहिए। परसीव्ड एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार अगर जेआरएफ क्लियर हो जाएगा तो हमें लेक्चरार की नौकरी भी मिल जाएगी, ठीक है। एट द लास्ट क्या होता है, दोनों चीजें हो जाती हैं, दोनों चीजें मीट हो जाती हैं, आपका नेट जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है एंड यू हैव आल्सो गॉट अ जॉब एज लेट्स से एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम गुड यूनिवर्सिटी। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग गई है। Now this is going to provide you an immense level of satisfaction. होगा कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। So that is exactly what linking performance with satisfaction is. But इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा कि कुछ expectation based rewards हैं और कुछ perception based reward हैं, ठीक है। I hope this concept is clear. I hope clarity आ रही है आपको। चलो fantastic. Let's go back and see what are the answers coming up. जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। Fantastic. And now I think you are clear that the answer is going to be पॉटर एंड लॉलर मॉडल। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो होती है वो कंपैरिजन करती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, परफॉर्मेंस और सेटिस्फैक्शन के बीच में नहीं करती है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, दिस कैन नॉट बी योर आंसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग अप। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अकॉर्डिंग टू हेनरी मिन्सबर्ग, मैनेजर्स परफॉर्म 10 डिफरेंट हाईली इंटर रिलेटेड रोल। हेनरी मिन्सबर्ग जो थे उन्होंने कुछ रोल्स बताए थे कि एक मैनेजर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि मैनेज करना होता, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है, विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 ब्रॉड रोल्स। बट जो 10 टास्क थे, जो ये 10 डिफरेंट इंटर रिलेटेड रोल्स थे, उनको उसने 3 कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। पहली कैटेगरी वॉज इंटरपर्सनल, ठीक है, जहां पे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ठीक है। देन देयर वाज अ रोल ऑफ इंफॉर्मेशनल रोल, जहां पे आप इंफॉर्मेशन कन्वे करने का काम करते हैं, मींस दैट इज द मेजर एस्पेक्ट। थर्ड इज द डिसीजनल रोल, जहां पे मैनेजर्स को कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच वन इज एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल रोल। तो 3 हमें पता चल गया, 3 कैटेगरीज हैं। अब आपको कुछ ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से इंटरपर्सनल रोल कहां पे आता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन एन एनालिटिकल क्वेश्चन। मॉनिटर एंड डेसिमिनेटर, डेसिमिनेटर मतलब इंफॉर्मेशन देगा, दिस कैन नॉट बी द पार्ट, ठीक है। स्पोक्स पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर, देखिए स्पोक्स पर्सन है, अगेन सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस और इट इज गोइंग टू बी डिसीजन इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेगोशिएटर एंड रिसोर्स एलोकेटर, देखिए नेगोशिएट करना है आपको और रिसोर्स एलोकेट करनी है, तो मतलब रिसोर्स एलोकेशन करने में कि कितने काम, कौन सा काम कौन करेगा, कितने रिसोर्सेज रॉ मटेरियल लाए जाएंगे, दीज आर ऑल डिसीजन मेकिंग रोल्स, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सेकंड, दैट इज लीडर एंड फिगर हेड। लीडर वो बंदा होता है जो अपने फॉलोवर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है और कोशिश करता है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होते रहे और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होते रहे,
ठीक है, सो सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. वंडरफुल, आई कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग फॉर सेकंड. गुड गोइंग एवरीवन. चलो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. छठे क्वेश्चन पे चलते हैं. एज पर द मैनेजरियल ग्रिड, अब आपको पता है मैनेजरियल ग्रिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज छोड़ के मत जाइएगा. रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मॉर्टन ने दिया था. द लीडरशिप स्टाइल फोकसिंग ऑन लो टास्क, मतलब काम थोड़ा बहुत कम हो जाए बट हाई कंसर्न फॉर द पीपल. लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क थोड़ा सा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट लोगों के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन होने चाहिए, दैट इज द मेजर कंसर्न. तो कौन सा टाइप का एलिमेंट यहाँ पे कवर हो रहा है? इम्पोवरिश्ड, आपको पता है इम्पोवरिश्ड होता था जहां पे सबसे बुरी हालत होती थी. लो कंसर्न फॉर टास्क है, लो कंसर्न फॉर पीपल है. कंट्री क्लब मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ठीक है, जहां पे दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं, या फिर मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट जहां पे दोनों 50-50 किया जा रहा है. ठीक है, टीम मैनेजमेंट इज द बेस्ट लॉट. ठीक है, लेट्स सी क्या आंसर आते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ब्लेक और जेन मॉर्टन का प्लीज एक ग्रिड देख लीजिएगा, जो ग्रिड बनती है हमारी 4 क्वाड्रेंट्स की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्लीज उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. Fantastic. A lot of answers have started coming up, and B, country club management is going to be the correct answer because high concern for people है, लोगों के लिए ज़्यादा consideration है, therefore this is going to be your correct answer, that is country club management. ठीक है, country club management आंसर हो जाएगा. चलो let's move to the next question, आगे चलते हैं. A horizontal set of divisional reporting relationship is superimposed. एक horizontal set of divisional reporting है, ठीक है, divisions बने हुए हैं, ठीक है. This is known as grid organization or project management organization. What type of structure it has? ठीक है, मतलब एक horizontal set of divisional reporting relationship superimpose करी गई है hierarchical functional structure पे. मतलब एक already functional structure बना हुआ था, ठीक है. These are the functional structure. Let's say ये marketing है, ठीक है, let's say ये finance है, let's say ये HR है, और लेट अस से ये R&D है. ये 4 बने हुए थे. आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, प्लीज इग्नोर द राइटिंग. तो ये ऑलरेडी बने हुए थे. इसके ऊपर क्या किया गया, एक हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ डिविजनल रिपोर्टिंग, एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया. लेट से एक डिवीजन ये हो गया 1, सिमिलरली एक सेकंड डिवीजन क्रिएट कर दिया गया, सो ऑन. इस तरीके से काफी सारे डिविजन्स क्रिएट कर दिए गए हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2 ऐसे करके. ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आर वी टॉकिंग अबाउट, किस टाइप का स्ट्रक्चर है ये? ठीक है, इज इट अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इज इट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इज इट अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और इज इट अ डिविजनल स्ट्रक्चर? ठीक है, बहुत ही सिंपल एलिमेंट है. ठीक है, बहुत ही क्लियर कट एलिमेंट है, क्योंकि डिविजनल और फंक्शनल दोनों को मर्ज किया गया है, दोनों को अमलगमेट किया गया है. ठीक है, सो जो टेक्निकल वर्ड है वो आपको निकाल के लाना है. आई थिंक 2 तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, फंक्शनल और डिवीजन. जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सो वो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अमलगमेशन. अब अमलगमेशन किसी भी 2 स्ट्रक्चर के बीच में हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ के बीच में हो सकता है, फंक्शनल और स्टाफ के बीच में हो सकता है, किसी भी 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, अमलगमेशन को हम हाइब्रिड नाम देते हैं. बट जब डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर सुपर इंपोज किया जाता है, इट बिकम्स अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयरफॉर थर्ड और सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई थिंक काफी सारे लोगों ने वही आंसर दिया, आई कुड सी दैट. फैंटास्टिक. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं. सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट्स पीपल एंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट बाय मैनेजमेंट अलोन इज द मेन प्रपोजिशन ऑफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. दैट इज, जो सोशल एनवायरनमेंट होता है आपका, जो कल्चर होता है, वो बहुत इंपैक्ट करता है लोगों को इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, नॉट जस्ट द मैनेजमेंट. सिर्फ मैनेजमेंट इंपैक्ट नहीं करता है. ठीक है, कौन सी थ्योरी के अंदर ये प्रपोजिशन क्रिएट की गई थी? कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नहीं होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कहती थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ है, बट इट इज अ कॉम्पैक्ट सिस्टम. ठीक है, जहां पे ओपन सिस्टम भी है, क्लोज सिस्टम भी है, एंड द इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको ग्रो करना है. ठीक है, अगर आप लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जैसे मैं देखता हूं कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत एक्टिव होते हैं, कोई डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप पे पूछते हैं एंड आई रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं क्लोज निटेड फॉर्म में बैठे रहते हैं, कभी डाउट नहीं पूछते, बाद में उनको लगता है कि सर हमारे डाउट्स तो आंसर नहीं किए गए. भाई अगर डाउट्स है तो टेलीग्राम ग्रुप को यूज करो ना, पूछो ना, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ पर्सन. ठीक है, सो दैट इज व्हाट सिस्टम थ्योरी, ये भी हमारा पार्ट नहीं है. क्लासिकल थ्योरी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी बात करती है वेरी प्रिमिटिव टाइम, बहुत प्रिमिटिव टाइम के बारे में बात करती है, जहां पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट था, फ्यूल के जनरल मैनेजमेंट का कंसेप्ट था. उस टाइम पे सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं की जाती थी, उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की जाती थी. फॉर एग्जाम्पल टेलर क्या कहते थे कि भाई हम प्रोडक्टिव मेथड्स निकालेंगे, कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं जो लोगों को प्रोडक्टिव बना सकते हैं.
फ्योल ने क्या कहा कि भाई मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर हमें अच्छा करना है ताकि हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आंसर, आपको क्लैरिटी आ गई। वेरस न्यू क्लासिकल थ्योरी वो थी जहां पे मोटिवेशन का काम शुरू हुआ था, ठीक है। मोटिवेशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, बिहेवियर के बारे में बातचीत शुरू हुई थी, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड टेकिंग क्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यार इन्वायरमेंट से हमें समझने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी न्यू क्लासिकल। आई होप यू हैव गिवन द आंसर एज न्यू क्लासिकल। ये इवोल्यूशन थॉट्स हैं मैनेजमेंट के जो आपको पता होंगे, विच यू शुड बी नोइंग। ये तीनों डेवलपमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, दैट दीज आर द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एंड आई एम श्योर यू नो द आंसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सटेंट टू विच अ लीडर एम्फेसाइजेस ऑन अ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप। मतलब एक लीडर होता है वो किसी चीज पे भी एम्फेसाइज कर सकता है, बिकॉज ही इज द पर्सन हु इज गाइडिंग यू। हो सकता है कि वो सिर्फ काम पे फोकस करे, ओवरबर्डन कर दे आपको कि नहीं भाई काम करना है, ठीक है। वेरएज वो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं यार काम भी करना है, बट जब मौका लगता है तो हमें ट्रिप पे भी जाना चाहिए, हमें अच्छे रिलेशन भी मेंटेन करनी चाहिए, हमें फ्रेंडशिप भी मेंटेन करनी चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेरी भरसक प्रयास रहता है ये, ठीक है, कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाऊँ। एंड शायद यही रीज़न है कि यहाँ से पास आउट होने के बाद भी जो स्टूडेंट्स आज पीएचडी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी की, उनसे आज भी मेरी इंटरेक्शन होती रहती है। एंड आई एम वेरी ओपन फॉर दिस। अगर आपको भी लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम यूजीसी नेट ऑल्सो, ऑलवेज फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन द नंबर। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे शुभम सर से बात करनी है एंड द टीम इज गोइंग टू कनेक्ट यू। ये हमने आपको ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप इस ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। कोई क्वेरी आप चाहते हैं कि आपकी क्वेरी को मैं रिस्पॉन्ड करूं, सो यू कैन मेक यूज ऑफ देम, ठीक है। और अगर कोर्स पसंद आता है तो वेबसाइट पे जाके कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। डजंट मैटर दैट वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस अटेम्प्ट और फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। चलिए क्या आंसर होना चाहिए? प्रोडक्शन सेंट्रिक, ये तो प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। इम्पोवरिश, बहुत बुरी हालत है, ना ही प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं ना ही पीपल पे। कंसिडरेशन, टेकिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल, कंसिडर करना उनको, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर करना। मिडिल ऑफ द रोड, यू आर एट द सेंटर डूइंग 50-50, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम वेरी श्योर जल्दी से आंसर आते ही होंगे। फैंटास्टिक, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स, काफी सारे आंसर्स, और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ये मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे आंसर सही आ रहे हैं और अब तैयारी अच्छी होनी भी चाहिए। एग्जाम आपका कभी भी है, हो सकता है। फैंटास्टिक, थर्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, द ओनली डिफरेंस इज दैट द डिग्री एंड नेचर ऑफ एप्लीकेशन। तो ये कौन सा टॉपिक है? ये आपका टॉपिक है एचआरएम का, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर लेवल्स ऑफ डब्ल्यूपीएम, अलग अलग लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका असर्शन हो गया। रीजन क्या गिवन है? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, वेयर मैनेजमेंट इज अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन, उनकी एक मॉरल ड्यूटी हो जाती है टू एक्सेप्ट एंड इंप्लीमेंट द यूनानिमस डिसीजन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक ऐसा लेवल ऑफ डब्ल्यूपीएम है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है, जहां पे इंप्लॉइज ने जो कह दिया, जो यूनानिमसली डिसाइड कर दिया, वो तो माना ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने रीजन है। प्लीज एक बार दोबारा पढ़ लीजिए एंड देन लेट मी टेक यू टू द 5 लेवल्स ऑफ डब्ल्यूपीएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से मैं आपको 5 लेवल बता देता हूं। सो दीज आर द 5 लेवल्स विच यू शुड बी नोइंग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेटिव क्या होता है? आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यू आर नॉट बीइंग मेड पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीजन। आए बता दिया कि भाई 4 दिन छुट्टी रहेगी या इस साल बोनस इतना दिया जा रहा है, देयर इज नो काइंड ऑफ अ डिस्कशन दैट इज टेकिंग प्लेस। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है कि उनको उनकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया, लेट्स से एम्प्लॉइज में से 2-3 ट्रेड यूनियन के मेंबर को बुला लिया और उनसे कंसल्ट कर लिया, ठीक है, कि भाई दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू। बेसिकली कॉन्फिडेंस में लेना, बट आपको भी पता है कि कंसल्टेशन इज मोर और लेस अबाउट अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी और टोकनिज्म, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटी करने की प्रयास हो रहा है यहाँ पे कि भाई ठीक है, दिखा दिया कि भाई उनको इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। थर्ड इज एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि अगर हम उनसे एसोसिएटेड है, लेट्स से यू आर एसोसिएटेड विद योर ट्रेड यूनियन, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो हमें कुछ कहेंगे, ठीक है, इफ दे आर गिविंग अस सम सजेशंस, सम इंप्रूवमेंट, तो हमको मॉरली लगेगा कि यार हम इनके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए, वी शुड ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट। कोई मॉरल, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ मॉरल ऑब्लिगेशन बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद समबडी। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पता नहीं आप कितना रिलेट कर पाएंगे। इस समय द इंटायर टीम ऑफ अनुज जिंदल इज गोइंग ऑन अ वेकेशन, पूरी की पूरी जो टीम है, इंटायर ट्रिप। तो अगर आपको बाई चांस रिप्लाई ना आ रहा हो टीम से, तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे बात कर लीजिएगा, बिकॉज द इंटायर टीम इज ऑन अ वेकेशन राइट नाउ, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे थे वो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। जस्ट नाउ द आरबीआई एग्जाम हैज
gotten over, so the entire team has gone on vacation. But because there was a UGC NET exam, सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ UGC NET exam की वजह से रुका हुआ हूँ. I had some personal reasons also, but since the UGC NET exam is also announced now, so I am there preparing you for this wonderful exam so that you all can crack that. तो मुझे लगता है कि ये एक मेरी moral duty भी है कि मुझे आपके साथ प्रिपेयर करना है, आपको अच्छी प्रिपरेशन करानी है ताकि आप सब लोग नेट जेआरएफ क्रैक कर पाए. So this is a kind of an association that we have built up as a mentor and as a student. नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, मतलब जहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टास्क हैं, ठीक है, लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टास्क है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑप्शंस जनरेट कर ले जाते हैं जिसे हम ऑल्टरनेटिव्स कहते हैं. तो यू हैव जनरेटेड सम काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, और उन ऑल्टरनेटिव्स में से, मतलब पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि भाई मैनेजमेंट में 2-3 ऑल्टरनेटिव्स दे दिए, ठीक है, कि भाई आपके सजेशंस के बेसिस पे जो भी डिस्कशन हुआ था, ये 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के, या तो आप खुद से करवा लो या तो हम करा लेंगे. तो बेसिकली वहां पे चॉइस दी जा रही है उनको, ऑल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं और उसके बेसिस पे फाइनली द डिसीजन इज बीइंग टेकन. बट यहां पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया. लास्ट इज डिसिसिव पार्टिसिपेशन. डिसिसिव पार्टिसिपेशन के लेवल में ये होता है कि भाई आपको हमारा डिसीजन मानना ही पड़ेगा, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोना डू हियर इज वी आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन अमंग अस. यहां मैं एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं. वो आपस में डिसीजन लेंगे और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे और मैनेजमेंट को मानना पड़ेगा, विच इज सम काइंड ऑफ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ WPM, जो कई बार एग्रेशन और स्ट्राइक का रूप भी ले लेता है, ठीक है. बट अदरवाइज दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ WPM. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. देखिए पहला असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझ में आ गया. बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज जब एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज गोइंग टू बी एसोसिएट. ये एसोसिएटिव हो जाएगा, ठीक है. तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. सो जो रीजन है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर इज गोइंग टू बी 4. दैट असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट. आई होप द क्लैरिटी इज देयर, ठीक है. पांचों लेवल्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन पे चलते हैं. Dash contributes to the development of the culture and creates an atmosphere of mutual trust and understanding. Now this is a question from Principles of Management, ठीक है, given by Fayol. Fayol के 14 principles में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एज वेल एज अ एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. एस्पिरिट डे कॉर्प्स, ऑर्डर, डिसिप्लिन और इक्विटी. देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो जहां पे आप ब्राउनी पॉइंट्स कमा सकते हैं. ब्राउनी पॉइंट्स का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे जल्दी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट, टाइम कम लगाएं, ठीक है, और ये आपको हेल्प करेंगे अपने स्कोर को पुश करने में, ठीक है. सो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कभी भी छोड़ के मत आइएगा, ठीक है. चलो लेट्स सी व्हाट आर द आंसर्स. बहुत आसान क्वेश्चन. 1 और ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. एस्पिरिट डे कॉर्प्स, जिसका मतलब होता है टीम स्पिरिट को बिल्ड करना, ठीक है, विच कुड बी बिल्ड थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन. फैंटास्टिक. चलो लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस थ्योरी, इंडिविजुअल कंपेयर देयर डैश एंड डैश विद अदर्स. मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एडम्स इक्विटी थ्योरी. ये एडम्स इक्विटी थ्योरी ही है, ठीक है, जहां पे वो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है. किस चीज़ों से आपको पता है, आई एम नॉट टेलिंग इट नाउ बट आई नो यू नो द आंसर. वर्क और स्टेटस, इनपुट और आउटपुट, एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, या फिर वर्क एंड सैलरी. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है. अब मैंने आपको जवाब दे दिया है, हिंट भी दे दिया है कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस थ्योरी इज नथिंग बट एडम्स इक्विटी थ्योरी, ठीक है. लेट्स से व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. क्या आंसर आ रहे हैं हमारे पास. फैंटास्टिक. जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर्स आने चाहिए. ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं. फैंटास्टिक. द आंसर इज गोइंग टू बी इनपुट एंड आउटपुट. आप अपने इनपुट और आउटपुट को दूसरे के इनपुट आउटपुट से कंपेयर करते हैं, देन यू फील दैट वेदर आई एम सेटिस्फाइड और नॉट, ठीक है. एडम्स इक्विटी थ्योरी का क्लासिक केस है ये, ठीक है. लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, टेलर का टॉपिक है. अब देखिए ये टॉपिक्स मैंने क्यों उठाए हैं, बिकॉज आई नो कि कई बार आप क्या करते हैं कि इन आसान टॉपिक्स को मिस आउट कर देते हैं. सो यू नॉट हैव टू डू दैट. आपको बताना है कि फंक्शनल फोरमैनशिप टॉपिक जो टेलर ने दिया हुआ था, ठीक है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं, प्लानिंग और प्रोडक्शन. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है, या फिर आप कह लीजिए कि आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लानिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है, ठीक है. So that is what you have to answer here. Very easy question, ठीक है. रूट क्लर्क, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस या फिर रिपेयर बॉस, ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन, बट अगर रिवीजन नहीं किया है तो ये आंसर नहीं पता होगा, ठीक है. लेट्स हैव अ ग्लांस. एक बार जल्दी से ग्लांस ले लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू गो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. तो ये हमारे पास
दो डिपार्टमेंट्स हो गए, प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग के अंदर क्या आता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम, ये टाइम मेंटेन करेगा, रूट क्लर्क ये डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, और डिसिप्लिनरियन जो कोशिश करेगा कि डिसिप्लिन के साथ काम हो, दैट मीन्स कुछ भी विदाउट शेड्यूल ना चल रहा हो या विदाउट प्लान ना चल रहा हो, ठीक है। दूसरी तरफ यह प्रोडक्शन इंचार्ज जो स्पीड बॉस होता है, जो देखता है स्पीड प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं। गैंग बॉस जिसके पास बेसिकली सब कुछ प्रेजेंट होता है, ऑल द मटेरियल्स आर प्रेजेंट, ही इज काइंड ऑफ अ गैंग, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग इन फैक्ट, ठीक है। रिपेयर बॉस जो देखता है कि कहीं मशीनरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करता है दैट वेदर द क्वालिटी हैज बीन टेकन केयर ऑफ द रॉ मटेरियल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी तो काम कर रहे हैं बट क्वालिटी खराब कर दी, ठीक है। So these are the important dimensions of planning in charge and production departments in the functional foremanship element of tailor. I'm sure you have given me the correct answer. Let's see क्या आंसर्स आ रहे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने यहाँ पे गलती करी है, ठीक है, बट द आंसर इज गोइंग टू बी रूट क्लर्क। रूट क्लर्क प्लानिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट्स मूव टू द 14 क्वेश्चन नाउ। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। According to Vroom's expectancy theory of motivation, which of the following refers to balance? Very very important topic again from motivation, ठीक है। प्लीज इन टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। मोटिवेशन अगर टॉपिक गलत करके आए तो आप ये समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके गए, बिकॉज मोटिवेशन से टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, या किसी भी फॉर्म में आए, असर्शन रीजनिंग फॉर्म में आए, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में आए, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आए, बट इट इज गोइंग टू बी देयर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताना है बैलेंस का क्या मतलब है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो आपका सबसे पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट एफर्ट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल, ये तो इंस्ट्रूमेंटालिटी का कंसेप्ट हो गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटालिटी, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। स्ट्रेंथ टू एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम, ठीक है। तो एक तो एफर्ट एंड परफॉर्मेंस हो गया, एक इंस्ट्रूमेंटालिटी हो गया जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, और तीसरा टर्म होता है आपका बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब होता है कि जो आप आउटकम सोच रहे हैं, लेट से आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए एंड आई वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आउटकम आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो आउटकम जो है वो ऐसा ही है, कैजुअल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि इस बार क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा वरना अगली बार कर लेंगे, देन दैट मीन्स द बैलेंस इज लो, द बैलेंस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज एक्चुअली वीक। वेयरएज अगर जो आउटकम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आपको है कि भाई मरने जीने का हाल है, इसके बाद मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा या इसके बाद मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, आई विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम, दैट मीन्स द बैलेंस इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 4th। स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम। फैंटास्टिक, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अ लॉट ऑफ गुड आंसर्स इनफैक्ट। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेथड और मोड ऑफ बिजनेस वेयर द पर्पज इज टू यूज द बिजनेस फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आफ्टर बीइंग इन ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट, दो बिजनेस एनवायरनमेंट के टॉपिक से है बट थोड़ा थोड़ा बिजनेस से ही रिलेटेड है, सो आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। एक मोड ऑफ बिजनेस ऑपरेट किया जाता है जहां पे क्या होता है कि इनिशियली आप किसी दूसरे को काम दे देते हैं, वो पूरा काम फंक्शनल कर देता है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का बिकॉज काम होता है, वंस इट बिकम्स फंक्शनल, ठीक है, एक बार वो फंक्शनल हो जाता है, यू प्रोवाइडेड टू द मेन ऑपरेटिंग ओनर, लेट्स से गवर्नमेंट को दे दिया। इसका अगर एग्जांपल याद करूं मैं, तो आप में से कुछ लोग अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज़ बीन बिल्ड अप, जो कि बेसिकली जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में है। तो इनिशियली इन्होंने क्या किया, क्योंकि इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क टू बिल्ड अप, तो ये सारा का सारा काम जो है ये L&T से करवा दिया, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी से, वेरी फेमस कंपनी इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आई एम श्योर आप सबने इसका नाम सुना होगा। एक बार फंक्शनल बना दिया, ऑपरेशन में लिया, देन दे गेव ऑल द हैंडलिंग, ऑल द कंट्रोल टुवर्ड्स द हैंड ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जिससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट कंसेप्ट आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या हम स्ट्रैटेजिक अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, स्ट्रैटेजिक अलायंस तो हुआ ही नहीं। लाइसेंस दिया गया? नहीं, लाइसेंस भी नहीं दिया गया, ठीक है। नन ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता, द आंसर इज गोइंग टू बी टर्न की प्रोजेक्ट। और इसको टर्न क्यों कहते हैं, प्लीज ध्यान से समझिए। टर्न की का क्या मतलब है कि आपने एक बार कंस्ट्रक्ट कर ली, यू हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, एक बार जब पूरा का पूरा ऑपरेशन में आ गया, यू टर्न द की एंड यू हैंड ओवर द की टुवर्ड्स द ओनर, ठीक है। तो आई थिंक इससे बहुत अच्छे से याद रखा जा सकता है, एंड देयरफॉर टर्न की प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट मी सी, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वंडरफुल। चलो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आई विल टेक अप योर डाउट्स ऑल्सो। प्लीज कीप प्रिपेयरिंग वेल, प्लीज कीप रिवाइजिंग इट ऑन वीकेंड्स। कल वीकेंड है, प्लीज कल थोड़ा सा टाइम रिवीजन को दीजिएगा। अगर आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया है
मॉक सेशन लगा लीजिए, ठीक है। मॉक सेशन से आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं। ऑल्सो आज के सेशन के लिए जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने स्कोर्स बताइए। आई एम सीइंग योर स्कोर्स देयर, ठीक है। दैट विल हेल्प मी एनालाइज कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अब जो भी रिवीजन मैराथन हो रहे हैं उसमें आपका कम से कम स्कोर 14-15 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द टारगेट दैट यू शुड बी कीपिंग अप, ठीक है। लेट्स सी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड स्कोर कमिंग अप। चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मुलाकात करेंगे ट्यूसडे को विद अनदर सेशन। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। ध्यान रखिए इसी बार एग्जाम क्लियर करना है, डू नॉट रिलाई ऑन कि नहीं अगली बार एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इसी बार अपना पूरा जो भी जोश है, जो भी एंथुसियाज्म है डाल दीजिए एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।